सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। गुज़िश्ता 24 घंटे पाकिस्तान के लिए इंतहाई अफसोस की खबरें लाए हैं। 3 बड़ी शख्सियात जहान फ़ानी से कूच कर गईं। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हम में नहीं रहे। साबिक एयर चीफ फ़ारूक फ़िरोज़ ख़ान साहब इस दुनिया में नहीं रहे। और साबिक वज़ीर आज़म और सदर आज़ाद कश्मीर सरदार सिकंदर हयात ख़ान भी हम में नहीं रहे। ये 3 बड़ी शख्सियात इस दुनिया से कूच कर गईं। लेकिन इनमें सबसे जो ज़्यादा धचका पहुंचाने वाली ख़बर हमें महसूस हुई और पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद है उन्होंने महसूस की, वो है मोहसिन पाकिस्तान और एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब का बीमारी के बाद रहलत फरमाना। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तान के लिए एक मोतबर नाम तो है ही, उनकी पाकिस्तान के लिए जो खिदमात हैं उनकी एक क्रोनोलॉजी है, वो आपके सामने रखना चाहेंगे। 1965 में पाकिस्तानी इदारों को इल्म हुआ कि भारत एटमी हथियार बनाने की तरफ पेशकदमी कर रहा है। इस पर उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सदर अयूब ख़ान ने बैनुल अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पाकिस्तानी इंजीनियर मुनीर अहमद ख़ान से मुलाकातें की, लेकिन वक्ती तौर पर एटमी हथियार ना बनाने का फ़ैसला किया गया। 1974 में इंडिया ने पहला एटमी धमाका कर दिया। उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए एटम बम की ज़रूरत को महसूस करते हुए तारीख़ी जुमला कहा कि पाकिस्तान हर सूरत एटम बम बनाएगा, चाहे हमें घास ही क्यों ना खाना पड़े। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का नाम सबसे पहले 1974-75 में उस वक्त सुनने में आया जब उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात करके पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाने का मंसूबा पेश किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनके अज़्म को देखते हुए उनको पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ काम करने की इजाज़त दी। 31 मई 1976 में उन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में शमूलियत अख्तियार की। पाकिस्तान आमद पर उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें यूरेनियम की अफजूदगी के मंसूबे का सरबराह बना दिया। कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ ने न सिर्फ एटम बम बनाया बल्कि पाकिस्तान के लिए 1000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले गौरी मिसाइल समेत छोटी और दरमियानी रेंज के हामिल मिसाइल तैयार करने में भी अहम किरदार अदा किया। अब मामला यहीं तक नहीं रुकता है। भारत ने जब एटमी धमाके करने की बात की और कर गया तो उस वक्त पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट कर रहा था। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरान के इलाके में 3 न्यूक्लियर टेस्ट किए और बाद 13 मई को मजीद 2 धमाके कर दिए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने बेपनाह आलमी दबाव के बावजूद 28 मई को चागी में 5 एटमी धमाके करके दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत बनने का एजाज़ हासिल कर लिया। 2001 में अमरीकी दबाव पर परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ की सरबराही से हटाकर खुसूसी मुशीर बना दिया। इसके बावजूद कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पर बहुत सारे मुबैना इल्ज़ामात थे, लेकिन उनकी गिरां कदर खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। 2019 में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की और कहा कि उन्हें आज़ादाना तौर पर तालीमी इदारों में जाने और दोस्तों, सहाफ़ियों और दीगर अफराद से मेल मुलाकात की इजाज़त दी जाए, लेकिन अदालत ने यह कहकर दरख्वास्त रद्द कर दी कि उनकी सिक्योरिटी के मामला देखना रियासत की जिम्मेदारी है और इसके बावजूद कि वो एक आज़ाद शहरी की हैसियत से बाहर जाने के तमाम इख्तियार रखते थे, उनकी मूवमेंट को महदूद रखा गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने 125 से ज़ायद साइंसी तहकीकाती मज़ामीन लिखे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें 3 सदारती अवार्ड से नवाजा गया। 1989 में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ का तमगा अता किया गया, जबकि 14 अगस्त 1996 को सदर फ़ारूक लगारी ने उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशाने इम्तियाज़ दिया। आज का प्रोग्राम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान यानी मोहसिन पाकिस्तान के नाम। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में शामिल हैं जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, सीनियर सियासी रहनुमा,
और दिफाई तज्जियाकार। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब। आप पाकिस्तान के मारूफ एटमी साइंसदान हैं। और हमारे तीसरे और आखिरी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। आप माहिर दिफाई उमूर हैं। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब से होगा। आप सर स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इंतहाई अफसोसनाक दिन है। गुज़िश्ता जो 24 घंटे हैं वो हमारे ऊपर बिजली बनकर गिरे हैं। 3 बड़ी शख्सियात इस दुनिया से गुजर गई हैं, लेजेंडरी पर्सनैलिटीज़, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब अब हम में नहीं रहे। योर इनिशियल रिमार्क्स, आपके इब्तदाई रिमार्क्स। मोहसन पाकिस्तान हम में नहीं रहे, पाकिस्तान को बचाने वाला हम में नहीं रहा, पाकिस्तान के 6 लाख सलेबंद फौज के बराबर कंट्रीब्यूट करने वाला आदमी हम में नहीं रहा, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त करने वाला आदमी हमें नहीं रहा, जिसने जितनी कंट्रीब्यूशन की उसके बाद पाकिस्तान ने उसको रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया सवाए इसके कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन पर रिस्ट्रिक्शन, और उसी रिस्ट्रिक्शंस के तहत ही उसको कब्रिस्तान की तरफ आज ले जाया जाएगा। और वहाँ पर फिर हम जिस तरह अपने ट्रेडिशंस के मुताबिक जैसे हम पाकिस्तानी हैं कि मुर्दों की हम बड़ी कदर करते हैं, बड़ा उनका एहतराम होता है और उनके लिए बड़े अच्छे अल्फाज होते हैं, बड़ी हम कार्रवाई करते हैं, वही कार्रवाई हम करने वाले हैं। आज हम सब गमगीन हैं, हम जाएंगे और उसकी जनाजा पढ़ेंगे और उसको दफन कर देंगे। दैट विल द एंड ऑफ इट। डॉक्टर कदीर खान विल बी नो मोर देयर। तो डॉक्टर साहब वो शख्स थे कि जिन्होंने ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसकी जो फार्मूला था या जो कुछ भी था, उसको अक्वायर करने के लिए जी बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनका जिक्र प्रोग्राम में नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसको अक्वायर किया, उसके बाद जिस तरीके से प्रोग्राम में उन्होंने अपने आप को जोड़ दिया और गायब रहे, किसी को पता नहीं था कि कौन क्या कर रहा है और क्या करते रहे। और फाइनली एक स्टेज आ गया कि वो हमें जब यंग ऑफिसर्स थे हमें बताया जाता है कि डॉक्टर साहब जब ट्रेवल करते थे पिंडी से KRL की तरफ तो 6 गाड़ियाँ एक किस्म की होती थी और उनमें से किसी गाड़ी में होता था। हमें ये भी बताया जाता था, अल्लाह बेहतर जानता है, यंगस्टर जो हमने सुना थे कि जी वो कितने मगले हैं तो उनमें से पता नहीं किस में सोता है और क्या होता है क्या, यानी कितने वो वांटेड आदमी थे, उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की गई थी और उसके लिए क्या मुश्किलात थे। उन तमाम चीज़ों के बावजूद उसने वो कर दिखाया हमें जिसकी मुल्क को ज़रूरत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 65 और 71 के दरमियान में टाइम कितना था, 6 साल और एक जंग हमारे ऊपर थोपी की। ऐसा ही है, ऐसा ही। 71 और आज कितना हो गया, 29 एंड प्लस 21, यस राइट। कितने ईयर्स हो गए ये जी? 50 क्रॉस कर गए ना सर, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, ऑलमोस्ट 52 ईयर्स। 52 ईयर्स में कोई जुर्रत नहीं कर सकता है आपका दुश्मन। बहुत कुछ इसके दरमियान में मौके उसके पास आया, उससे मौके ढूंढने की कोशिश की और हमें टेकान करने की कोशिश की, लेकिन किस लिए वो जुर्रत नहीं कर सका? इसलिए जुर्रत नहीं कर सका क्योंकि डॉक्टर साहब ने, उसकी टीम ने, उसके साथियों ने, अकेला एक आदमी का काम नहीं होता है, ये बहुत बड़ा टीम मौजूद, लेकिन सरबराह वो थे। लिहाजा हमेशा एक फौज जिस वक्त जीती है तो उसकी क्रेडिट जो ना कमांडर इन चीफ को चला जाता है। और ये साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जिनका सरबराह ये था और उसने वो कर दिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब तमाम के तमाम सुकून से बैठे हुए। नहीं तो इंडिया ने कभी भी इस आराम से हमें नहीं बैठने देना था। हमारे मुल्क के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क को कमज़ोर करने में, इस मुल्क को हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, इस इंडिया से इन्फीरियर डिक्लेयर करने के लिए इंडिया के एक ताबे मर्जी स्टेट के तौर पर, और उनका अपना थ्योरी है कि जी ये होगा तो पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत तरक्की करेगा, तो आगे जाएगा, तो ये करेगा, वो करेगा, छोड़ दो न्यूक्लियर प्रोग्राम, छोड़ दो फलाना, छोड़ दो ये बराबरी, छोड़ दो ये मिसाइल प्रोग्राम वगैरह वगैरह। तो उन सब के जो ना उम्मीदों पे उन्होंने पानी फेर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं क्या क्या और बताऊँ उसके लिए। जनरल साहब ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान में अगर किसी को लेजेंड बनना हो तो उसको पहले मरना पड़ता है, ज़िंदगी में लेजेंड क्यों नहीं बना पाते हम लोग? ये एक चीज़ मैं बेटा आपको बता दूं सर, इट इज़ नॉट ओनली इन पाकिस्तान, एवरीवेयर। तकरीबन दुनिया में पाकिस्तान में कदर ज़्यादा है, मैं ये कहूँगा कि कदर ज़्यादा है। यहाँ पर ज़िंदगी की कदर नहीं की जाती है। उसकी वजह ये होती है कि हिस्ट्री जो ना, हिस्ट्री बाद में लिखी जाती है, बेशुमार चीज़ें छुपाई जाती हैं
जिस वक्त में हम रह रहे हैं, और फिर स्टेट की रिक्वायरमेंट, फलान की रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट, नेशनल इंटरेस्ट, फलान इंटरेस्ट, बेशुमार चीज़ें हमारे सामने आती नहीं हैं जो कि सामने आ जाए। लीजेंड उस वक्त आप बनते हैं जिस वक्त पूरी कौम मुत्तफिक हो उस बात के ऊपर जो आपने अचीवमेंट की, और आपकी अचीवमेंट के बारे में लीजेंडरी उस वक्त आप बन जाते हैं तब तमाम चीज़ें सामने आ जाए, लोगों को पता चले कि जमील ने क्या कुछ किया। सही। अभी ये चीज़ें उस वक्त सामने ज़िंदगी के दौर में इंसान के नहीं आती है। फलाना इंटरेस्ट, ये तो वो वगैरह रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं हुकूमतों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, बेशुमार चीज़ें मज़हब की तरफ से, वो चीज़ दरम्यान में आ जाता है कि जी मजहबी तौर पर ये बात कहना इस तरीके से जायज़ नहीं है, फलाना का लाइफ स्टाइल इस तरह से नहीं है जो हमारी कल्चर जिसको डिमांड करता है या हमारा मजहब जिसके बारे में कहता है, हमारे रिलीजियस वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, फलान वैल्यूज़, ये वो। तो ये तारीख बाद में जिस वक्त इन चीज़ों को हम तावीलें ढूंढ के समझौते कर रहे होते हैं बातों के ऊपर, ये चीज़ें हैं, तो इस वजह से ये बनता है। लेकिन ये है कि जो कोई आदमी होता है वो छुप नहीं सकती हैं। तारीख जालिम नहीं होता है, तारीख जुल्म करता है ज्यादती करने वालों के साथ। जिन्होंने अच्छे काम किए होते हैं उनका नाम रहता है तारीख में। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। मैं जनरल अमजद शुएब साहब के पास जाने से पहले एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, और वो ये कि ये क्रेडिट लिया जाता है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में मियां नवाज शरीफ साहब ने तमाम किरदार अदा किया, जबकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कई अपने प्रोग्राम्स में वजूद इसके कि वो एक बीमारी का शिकार थे, वो भूल जाते थे बातें कहकर, वो ये कह चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, नवाज शरीफ साहब के हाथ में कुछ नहीं था, आई वॉज द होल डिसीजन मेकर। तो आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे? आप इस वक्त नून लीग में नहीं है, आई नो। नहीं, आप फिक्र न करें, आप मेरे बारे में फिक्र न करें, मेरी परवाह न करेंगे नून लीग में हूँ या नहीं हूँ। 88 से 89 में मैं जॉइंट सर्विसेज स्टाफ का कोर्स कर रहा था चकलाला पे। डॉक्टर साहब वहाँ पर बतौर गेस्ट स्पीकर आए, डॉक्टर कदीर खान साहब, पहली मरतबा उनको मैंने देखा वहाँ पर, और उन्होंने एज ए गेस्ट स्पीकर न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करना था। उसने क्लियरली हमें बताया कि उसके इस प्रोग्राम के अंदर भुट्टो साहब का, और भुट्टो साहब उस वक्त कंप्लीट डिस्क्रेडिट में थे, एवरीबडी वाज देन अगेंस्ट हिम। ज़ियाउल का हिसाब किताब था, दौरा था, और 88 में उस वक्त तक उसकी शहादत नहीं हुई थी ज़ियाउल साहब की। और उन्होंने कहा मुझे 225 मिलियन डॉलर उसको दिए गए, 225 million dollars. I remember it very distinctly. 225 million dollars were given to him. और उसने एक शर्त लगाई थी बकौल उनके, आज वो दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा था कि जी मुझे फुल लिबर्टी ऑफ एक्शन दिया जाए, मुझे डिस्टर्ब न किया जाए, आई शुड बी लेफ्ट एंड आई विल गिव यू द रिजल्ट। और कहता है 10 साल तक मुझे किसी ने छेड़ा नहीं, कार्रवाई नहीं की। उसने कहा क्रेडिट चला जाता है इस प्रोग्राम को शुरू करने का भुट्टो साहब को। उसके बाद ये नहीं है कि मैं पीपल्स पार्टी में गया हूँ उस वजह से, उसके बाद क्रेडिट जाता है उन तमाम पाकिस्तान के रूलर्स को, तमाम आर्मी चीफ्स को जो उसके बाद आते रहे, क्योंकि उन्होंने इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं किया, इसके लिए रोका नहीं। हाँ। इसके लिए जितनी भी फ्यूल प्रोवाइड की जानी थी इन टर्म्स ऑफ मनी और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, इट वाज प्रोवाइडेड एंड रिक्वायर्ड बेसिस, जितनी चाहिए था उसमें किसी किस्म का कोई दाएं बाएं नहीं किया। कौम ने कुर्बानियाँ दी, पैसे दिए, सब कुछ किए, वो कार्रवाई हुआ। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, नवाज शरीफ को क्रेडिट इस बात का चला जाता है कि इंडिया ने उस वक्त एक्सप्लोजन किए, और उस वक्त हमें रिक्वायरमेंट इस बात की थी, मैं भी कन्विंस्ड हूँ, ये मेरी राय है। वहाँ बेशुमार राय लोगों ने दे दी कि जी नहीं करना चाहिए था हमें, और सैंक्शन लगे तो ये हुआ तो वो हुआ, हम तबाह हुए, बर्बाद हुए, और इतने बिलियन हमें डॉलर मिलने थे, 5 बिलियन डॉलर और फलान ढिमकान वगैरह, हमारा कैसे क्या हो जाता। लेकिन मेरे ख्याल में इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने की जरूरत थी कि हमारे पास एक चीज़ है। डॉक्टर कदीर खान साहब ने 89 में हमें बताया कि मेरा काम हो चुका है। देन ही हैड बीन परमिटेड टू कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट, न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है ना, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। तो उसने नवाज शरीफ साहब ने ही टुक द पॉलिटिकल डिसीजन, यस, दैट डिसीजन वाज सपोज्ड टू बी टेकन बाय द पॉलिटिकल पर्सन। नाउ समबडी कुड से कि जी उसको फोर्स किया आर्मी चीफ ने, उसको फोर्स किया डॉक्टर साहब ने, उसको फोर्स किया फलान ने, वो अपनी जगह पे फोर्स क्या है नहीं क्या, फाइनली द वर्ड हैड टू कम फ्रॉम हिज माउथ और इट हैड टू बी साइंड बाय हिज हैंड, एंड दैट क्रेडिट कुड गो टू हिम। बाकी ये कह देना कि उस प्रोग्राम के साथ उसका कोई ताल्लुक है नहीं, प्रोग्राम के साथ उसका इतना ताल्लुक है जितना किसी भी उससे पास्ट के रूलर का कोई ताल्लुक था, या उस वक्त तक ये पहली मरतबा जो आए थे उसका कोई ताल्लुक था, इतना उसका ताल्लुक था, इसमें कोई शक नहीं है। उसको क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह गुलाम इसाक खान को देते हैं, ज़ियाउल हक साहब को देते हैं, अपना असरफ बेग साहब को देते हैं,
और बेशुमार हमारे लोग आए। लेकिन असल जो क्रेडिट है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का है। नेचुरली जिसने बनाया, जिसने कर लिया, जिसकी अहलियत और काबिलियत थी। मैं जनरल अमजद शुएब साहब की तरफ जाऊंगा। जनरल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ा तवक्कुफ किया। आपके ये बड़े क्लोज जिगरी दोस्त जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज के दिन की अफसोसनाक खबर है, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब अब हम में नहीं रहे। योर इनिशियल रिमार्क्स सर। जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुख तो है जैसे पाकिस्तानी सारे आज महसूस कर रहे हैं, और मैंने बड़े शुरू दिन से डॉक्टर कदीर खान को देखा था, लेकिन उस वक्त मेरी शनासाई नहीं थी, मेरी बातचीत नहीं थी। ये वो ज़माना था 1982 जबकि मैं GSQ में मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में प्लानिंग साइट पे था जी। तो डॉक्टर साहब उस वक्त वहाँ पे जनरल नकवी एक हुआ करते थे जो कि इंतकाल कर चुके हैं, उनके साथ आया करते थे। जनरल नकवी प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे सारी, उस वक्त तामीरी काम हो रहा सही, और इंजीनियर्स वगैरह वहाँ आते थे जी जी। तो मुझे देखने का बड़ा शौक होता था कि कौन सा वो शख्स है जिसको ये ख्याल आया कि पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाना चाहिए या बन जाए, तो उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो कर दिया जाए। तो चूंकि वो खुफिया तरीके से आके और अंदर 2 घंटे 3 घंटे एक कमरे में अकेले बैठते थे जी जी। उनके इंजीनियर्स और वो लोग, तो उससे उनसे बातचीत की तो नहीं उस वक्त होती थी, लेकिन मेरे जहन में था ये। फिर वक्त आया कि मुझे थोड़ी उनसे कुछ नफरत सी होने लगी। वो इस तरह कि गालिबन 1984 था या 85 था, तो मुशाहिद हुसैन उस वक्त एडिटर थे अखबार मुस्लिम के जी। तो इन्होंने कुलदीप नैयर जो कि इंडियन एक जर्नलिस्ट था उसको लेके डॉक्टर कदीर के पास चले गए जी हाँ। और उनसे एक इंटरव्यू करवा दी। इंटरव्यू अखबार में छपा तो तहलका मच गया, जिसमें डॉक्टर कदीर खान ने कहा हुआ था जी कि हमारा एटम बम तैयार है, हमारा काम हो चुका है। हालांकि उस वक्त एटम बम तो तैयार नहीं था, लेकिन न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम पूरा हो चुका था। ठीक। तो बड़ी तनकीद हुई कि ये इन्होंने क्यों कहा, लेकिन बाद में पता चला कि हुकूमत गालिबन भारत को कोई मैसेज देना चाह रही थी, वरना तो कुलदीप नैयर की क्या मजाल के वहां पहुंचता। सही, बिल्कुल सही। तो वो एक तरीका इख्तियार किया गया। तो मैं उस दिन से फिर ज्यादा इनको ऑब्जर्व करना शुरू किया। फिर जब मैं GSQ में मिलिट्री इंटेलिजेंस में आया तो उस वक्त फिर इनसे राब्ते भी हुए, क्योंकि उस जमाने में भारत कोशिश कर रहा था इधर हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करने की। इन्होंने कोई रेप्लिका बनाया था, उससे तैयारी शारी कर रहे थे। तो मैंने जाके इनके साथ डिफेंस बायर्स वगैरह डिस्कस किए, सिलेक्ट किया और फिर उसके मुताबिक हमने तैयारी कराई। उसके बाद फिर मेरा वक्तन फक्तन इनसे राब्ता रहता था टिल आई रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी। और रिसेंटली भी एक उन्होंने मैसेजेस मुझे इसमें व्हाट्सएप पे भेजे डॉक्टर साहब ने। मैं यहाँ पे उनके साथ 1-2 और मौकों पे भी मिला, जबकि यहाँ पे पाकिस्तान में एक दौड़ लगी हुई थी कि हर तालीमी अदारे को डॉक्टर AQ खान के नाम पे कर। डॉक्टर AQ खान साइंस कॉलेज, डॉक्टर AQ खान प्राइमरी स्कूल, फलाना, ये वो इतने अदारे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ कम से कम 3-4 अदारों के नाम किसी न किसी शक्ल में डॉक्टर AQ खान के साथ। तो 1-2 इफ्तिताई तकरीबों में मैं उनके साथ वहां पे था। बात यह है कि जो मैंने देखा, इंतहाई सादा आदमी, इंतहाई इनकसारी वाला शख्स, कोई उसमें मैंने वो गरूर या वो चीज नोट नहीं की जहां किसी को पता हो कि मैं वो मुनफरद आदमी हूं जिसने इस पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। वो चीज थी ही नहीं उस आदमी। और वो हमेशा जब मिलते थे तो बड़ा दोनों हाथ मिला के मेरे हाथ को पकड़ के, जनरल साहब आप खैरियत से हैं, सर सर करके बुलाना। मुझे बड़ी शर्म आती थी। मैं कहता था हमारी क्या बसात है भाई आपके हाथ। लेकिन वो इस तरह के इज्जत कसारी वाले आदमी थे कि वो अपना हमेशा एक तरह का अदब जैसे देते हैं। मेरे में से उम्र में भी बड़े थे और वैसे भी जो उनका रुतबा था वो हम में से तो किसी का नहीं है। तो उस लिहाज से उनकी शख्सियत ऐसी थी। एक दिन बड़ी देर तक बात होती रही। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलने के लिए आए हुए थे, तो मैं भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मीटिंग करने के लिए गया हुआ था। तो दोनों को उन्होंने कहा थोड़ा वक्त ठहर जाए, तो हम मिलिट्री सेक्रेटरी के कमरे में बैठ के काफी देर बातें करते रहे। अच्छा। तो उस वक्त उन्होंने अपनी सारी थोड़ी बहुत दास्तान भी बताई कि किस तरह उनको ख्याल आया और कैसे आए। वो लंबी बात है, लेकिन
मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कुर्बानी। एक बाहर जॉब था आपका, बड़ा अच्छा, शायद आप वहां पे बड़ी तरक्की भी करते, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऑफर किया। जुल्फकार अली भुट्टो को इस बात का बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनकी ऑफर को बड़ा सीरियसली लिया। लोग शक व शुबात करते हैं और फिर उनको वो मौका नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने इनकी बात पे एतबार किया और इनको फैसिलिटीज दी, जिसमें GHQ को इस चीज का जिम्मेदार ठहराया कि आप ये करवाएंगे और हम इनके साथ मिलके काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हम उस मोहसिन पाकिस्तान से महरूम हो गए जिसका हमारे अंदर मौजूद होना ही एक फख्र की बात थी कि एक इतना बड़ा शख्स जो आज तारीख का हिस्सा होगा, कल आने वाली नस्लें जो हैं वो उनकी बातें जरूर करेंगी, लेकिन उनमें से ये नस्ल जो जिससे हमारा ताल्लुक है, हम वो प्रिविलेज क्लास थे जो उनकी सोबत में रहे, उनके दौर में यहाँ पे घूमते फिरते रहे और हमने सारे उतार चढ़ाव देखे, उनके ऊपर लगते हुए इल्जामात भी देखे, उनके वो बुरे दिन, कमजोरी के दिन जब लोग उनके पास जाते भी नहीं थे। जनरल साहब, ये जो इल्जामात वाली बात है, इसके ऊपर तो मैं चाहूंगा एक कमेंट इसके ऊपर भी हो, लेकिन वो बाद में हम करेंगे। लेकिन उससे पहले अगेन जो मैंने जनरल कादिर साहब से पूछा कुछ देर पहले कि ऐसा क्यों है कि हम साउथ एशियन कंट्रीज में ख़ास तौर के ऊपर लेजेंड बनने के लिए किसी को भी पहले मरना पड़ता है, उसके बाद उसकी अच्छाइयाँ याद आती हैं और उससे पहले वो कसम पुश्ती की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं हमारे नज़रों में जिनके साथ बहुत बुरा हुआ। डॉक्टर साहब का ऐसा नहीं था। डॉक्टर साहब के लिए तो हर जगह इज्जत ही इज्जत थी। उनको आम आदमी और पाकिस्तान के मैं समझता हूँ बेशुमार लोग उनकी ताजीम में बिल्कुल हर वक्त मैं समझता हूँ मस्त रहते थे, खड़े रहते थे। वो नहीं है, लेकिन एक वक्त आया जो उनके मुश्किल, वो आप कह लीजिए कि सरकारी तौर पे हमारी हुकूमत पे मेरा ख्याल बड़ा ज्यादा प्रेशर आया था अमेरिकन, और इनको एक तरह से इंटरनेशनली उस वक्त ये महसूस किया गया कि ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में गालिबन इन्वॉल्व है। उसमें मेरा ख्याल है कि खराबी की कोई थोड़ी बहुत हमने जो तावन किया हुआ था मुशर्रफ दौर में, मुशर्रफ दौर से पहले, तावन तो मुशर्रफ दौर से पहले का हुआ था, लेकिन इरानियन ने उन सेंट्रीफ्यूजेस को जो गालिबन पाकिस्तान की मदद से लिए उन तक एक्सेस दे दी इंटरनेशनल एटॉमिक ओशन वालों। तो उसकी वजह से वो वहां पे वो यूरेनियम जो कि पाकिस्तान में एनरिच हुआ था वो क्वालिटी और वो टाइप जो थी वो वहां पे पकड़ी गई। आप IAEA की बात कर रहे हैं ना? जी, IAEA। हाँ। तो ये जो किस्सा था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाला, जी। इसका मसला बन गया क्योंकि उन्होंने इनके ऊपर सारा मलबा डाल दिया। पाकिस्तान में हमारी हुकूमत ने अमेरिका को कहा था कि हम आपके हवाले नहीं कर सकते क्योंकि ये अगर हवाले किया तो पूरे पाकिस्तान में तूफान उठ जाएगा। तो वो चाहते थे कि इनको इंटेरोगेट किया जाए। तो फिर बड़ा डर था कि ये कहीं एब्डक्शन ना इनकी हो जाए। उस जमाने में चूंकि अफगानिस्तान के साथ तावन और अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ तावन, तो उनके लोग बड़े फिरते थे यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब को कन्फाइन किया गया और इनके गिर्द बड़े पैरे शहरे रखे गए ताकि इनको कोई नुकसान न पहुंचा सके। तो ये इशू था, लेकिन नेचुरली उनकी लाइफ रिस्ट्रिक्ट हो गई, उसकी वजह से वो बड़े नाराज थे, बड़े अपसेट थे। लेकिन दुश्वारियां थी यहाँ पे भी। हम जैसे मुल्क, छोटे मुल्क, उनके लिए एक मसला नहीं, सैकड़ों मसले तैयार खड़े होते हैं जी। और अमेरिका तो हमेशा आपसे काम लेके आपको बैक स्टैबिंग करता रहा। तो इस वजह से मेरा ख्याल है उसमें हम सब भी परेशान रहे और डॉक्टर साहब ने भी बड़ी परेशानी उठाई, उनकी तो जात पे गुजर रही थी। लेकिन ये अगर कोई कहे कि उनके एहतराम में कोई कमी हुई तो वो बिल्कुल नहीं। वो मेरा ख्याल है हर कोई मेरे ख्याल में इसके ऊपर जनरल कादिर साहब बड़ा अच्छा कमेंट कर सकेंगे। जनरल अमजद शुएब साहब आप भी साथ मौजूद हैं। ख्वातीन उस्ताद, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस हो जनरल कादिर साहब से पूछेंगे कि वो किस हद तक मुत्तफिक हैं कि अवाम में तो यकीनन एहतराम था उनका और वो सिद्ध के दिल से, दिल की गहराइयों से एहतराम करती हैं। डॉक्टर AQ खान का नाम ही काफ़ी है। अब मेरे अपने हवाले से मेरा अपना ज़ाती एक एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ वो रखना चाहूँगा कि आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी तो किस तरह से उन्होंने मेरा साथ दिया। बात होगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अब हम में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनके एहसानात हमारे साथ रहेंगे। और ब्रेक से पहले डिस्कशन हो रही थी, दो मुअज़्ज़ज़ जनरल साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं अपना भी एक तजुर्बा शेयर कर देता हूँ। आज से तकरीबन कोई
18-19 साल पहले जब मुझे ज़रूरत पड़ी, मैं बहुत कम उम्री में पहली किताब मेरी पब्लिश हो रही थी और कराची जैसे शहर के अंदर मैं रह रहा था और कोई भी राइटर तैयार नहीं था कि उसका दिबाचा या इब्तदाइया लिख कर देता। तो मुझे किसी ने कहा कि आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को लिखिए, वो यकीनन इसको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। तो उस वक्त इंटरनेट, ईमेल वगैरह का दौर तो नहीं था। मैंने एक PO बॉक्स एड्रेस और KRL का एक एड्रेस था, उसके ऊपर मैंने उनको एक दरख्वास्त भेजी, जिसके तकरीबन एक हफ़्ते के बाद गवर्नमेंट के लेटर हेड पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के लेटर हेड के ऊपर उनके तमाम फ़ोन नंबर्स के साथ, डिटेल्स के साथ किताब का इब्तदाइया लिखा हुआ आया और साथ साथ उन्होंने इंटाइटल भी कर दिया कि यू आर द यंगेस्ट मेल उर्दू राइटर ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग चीज़ थी। और उसके बाद से टिल डेट मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते में था जब तक वो ज़ेर इलाज रहे। तो अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत करे। बहुत ही सादा दिल, बहुत ही हेल्प करने वाले, दूसरों का साथ देने वाली शख्सियत थे। जनरल साहब, जनरल अमजद शोएब साहब ने जिस तरह फरमाया कि लोग तो बड़ी कदर करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आप इससे मुत्तफिक हैं? नहीं, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। और इसलिए मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि एटमी धमाका और एटमी धमाके के बाद उस एटमी धमाके से नवाज शरीफ को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया मगरब में और अमेरिका ने, पूरी दुनिया ने उसको रोकने के लिए। वो रोका नहीं, धमाका हो गया। धमाका होने के बाद पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को डिफेंसिव में डालने के लिए इल्ज़ाम आने शुरू हो गए प्रोलिफरेशन का, कि जी ईरान को हमने कुछ दिया हुआ है, तो नॉर्थ कोरिया को हमने हेल्प किया हुआ है, तो हमने जो है ना लीबिया को हमने हेल्प किया, तो फलान किया, ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर आने लगे। और उसके बाद इंसिडेंट हो जाता है 9/11 का। जी 9/11 के बाद रिक्वायरमेंट थी बदला लेने का अमेरिकन की, उनको किसी मुल्क को स्केपगोट बनाना था। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहाँ पर उसामा बिन लादेन से चीज़ों को रिलेट किया गया, उसामा बिन लादेन मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में रहता रहा था, लेकिन उसकी कार्रवाई उस वक्त उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से भी हुआ था। इन दो मुल्कों का कोई आदमी उन 19 पायलट्स में से या स्टाफ के मेंबर्स में से इन दो मुल्कों में किसी मुल्क का ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्होंने बदला लेना था, यहाँ पर कार्रवाई करनी थी। और कार्रवाई करने के लिए परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और उस वक़्त उन्होंने डायरेक्शन, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कंप्लाई किया, जो कुछ रिक्वायरमेंट थी उधर कार्रवाई शुरू हुई। इन द मीन टाइम इस मामले को जिन लोगों ने उछालना था, कार्रवाई करने थे, उन्होंने छोड़ा नहीं और इस पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आते रहे। अमेरिका को भी डिफेंसिव पे डाला गया। अमेरिका को पाकिस्तान की हिमायत की बहुत सख्त ज़रूरत थी अफगानिस्तान की कार्रवाई करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करते थे, इंडियन लॉबी या उससे रिलेटेड लोग या जो भी लॉबी उसके दाएं बाएं थे जी। और उन्होंने इस मामले को बहुत ज़्यादा उछाला। उछालने के बाद कि जी पाकिस्तान ने एक्चुअली इनको गवर्नमेंटल लेवल पर असिस्ट किया था। ये तमाम कार्रवाई पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया या ईरान या लीबिया को जो कुछ दिया जाना था गवर्नमेंटल लेवल पे था। और मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे समझ के मुताबिक, आज भी मैं कन्विंस्ड हूँ, इंशाल्लाह तमाम ज़िंदगी कन्विंस हूँगा, इसमें डॉक्टर कदीर खान साहब को स्केपगोट बनाया गया। उसको कहा गया कि तुम कुर्बानी दो और इसकी कुर्बानी देने में मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक इवन अमेरिकन भी शामिल थे। उनको चाहिए था कि पाकिस्तान किसी तरीके से उस कार्रवाई से निकल जाए कि वो उसको टारगेट में लाएं अफगानिस्तान के साथ। तो परवेज़ मुशर्रफ के साथ मिलके इनको मजबूर किया गया, इनसे वो इंटरव्यू लिया गया जिसमें उसने सरकारी टीवी पे चला था, इसको एक्सेप्ट करवाया गया। हाँ। और उसके बाद दुनिया जहां की उसके ऊपर मुसीबतें और तकालीफ उसके ऊपर आए और वहाँ पर फिर मीडिया वालों ने, इंटरनेशनल मीडिया ने, हमारे मीडिया ने, जो कुछ जिस किसी को इनके मुखालिफिन ने डिस्क्रेडिट करने की जितनी कोशिश, और अगर ये ना होता तो बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर था। लेकिन ये वो अजीम शख्स थे कि इन्होंने कुर्बानी दी है जानते हुए, और मेरे ख्याल के मुताबिक इवन उसको शायद कहा भी गया कि मुल्क को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ये बेइज्जती बर्दाश्त कर लो, ये इंटरनेशनल इल्ज़ाम तुम बर्दाश्त कर लो, लेकिन इस वक्त कहीं ये ना हो कि हम अफगानिस्तान के बराबर हों और वो डेजी कटर्स और ये वो इस तरफ इस्तेमाल किए। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, आपने मेरे खबर में, मेरे प्रोग्राम में बहुत बड़ी बात कर दी है। नहीं, मैं तो खुल के बात करूंगा। मेरा अंदाजा मकसद ये नहीं कि मेरा अंदाजा ये है, और ये वो उसने और उसके बाद उसके मूवमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, उसके ऊपर क्या कुछ नहीं, मौत तक वो खुल के ज़िंदगी अपना गुजार नहीं सका। 2-3 महीने पहले एक खबर आई थी
कि ही वांटेड टू गो टू कराची अपने बहन भाइयों से, अब मैं पता नहीं जिंदा है उनके नहीं या रिश्तेदारों से मिलना चाहता था, इवन उसकी भी इजाजत नहीं दी, मूवमेंट की इजाजत नहीं थी, मूवमेंट की इजाजत नहीं थी, ये नहीं था। तो ये एक शख्स सर आपकी इजाजत से मैं कथा कलामी की माजरत चाहूँगा। डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के मारूफ एटमी साइंसदान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। इंतहाई अफसोसनाक खबर और आज का दिन हम सब के लिए बड़ा भारी है। मौसम पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब अब हम में नहीं रहे। बतौर कलीग आपके सर रिमार्क्स उनकी शख्सियत के हवाले से डॉक्टर साहब। डॉक्टर समर साहब आपको मेरी आवाज़ आ सकती है? सर आप आवाज़ सुन रहे हैं मेरी? डॉक्टर साहब से रब्ता हम दोबारा करने को, आप कंटिन्यू कीजिएगा सर। सॉरी जी। तो ये जो मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त की है, इस दरमियान में इवन यहाँ तक भी बात कहने की कोशिश की गई कि जी डॉक्टर कदीर खान साहब आल इन आल नहीं थे इस प्रोग्राम में, कुछ और लोगों के नाम आए। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, ये मौका इस किस्म का नहीं है लोगों के मैं नाम दूँ और ये कहूँ, लेकिन उसको बेलिटिल करने के लिए जितना कोशिश हो सकता था इसके मुखालिफिन ने पूरी कोशिश की। लेकिन जमील बेटा, मौसम पाकिस्तान वो थे और मौसम पाकिस्तान वो रहेंगे, और वो इस दुनिया में हैं कि नहीं है। जब तक पाकिस्तान का ये प्रोग्राम होगा, पाकिस्तान एक बाइज्जत मुल्क के तौर पर, पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड को बहुत कम रिसोर्सेज होने के, बहुत गरीब तरीन मुल्क होने के बावजूद आज वो सरखेल है पूरी इस्लामिक दुनिया का अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। और ये सरखेली की जो इज्जत है, वो जो कुछ है, बुनियादी तौर पर कदीर खान और उसकी टीम का ये दिमाग था जहाँ से ये चीज़ आया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पोजीशन में हैं कि बराबरी के बुनियाद के ऊपर वो बड़े से बड़े मुल्क के मजबूरी की सूरत में आंखों में आंखें डाल के हम बात कर सकते हैं, और हम बात करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रहेगा। अभी अल्लाह करे अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए। बेशक बेशक। जनरल अमजद शुएब साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली होगी जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब की, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? और दूसरा, अब आपकी नज़र से पता नहीं गुजरा है नहीं गुजरा, पाकिस्तान के एक अंग्रेज़ी रोज़नामे से वाबस्ता एक सहाफ़ी जिनसे डॉन लीक्स का किस्सा भी वाबस्ता रहा है, आप समझ गए होंगे, वो ट्वीट करते हैं और वही दूध में बैंगनियाँ डालकर ट्वीट करते हैं कि आप यकीनन मौसम पाकिस्तान उन्हें कहें, ये मत भूलें कि उनके ऊपर क्या चार्जेस थे। तो ये किस तरह का एटीट्यूड है सर? ये किस तरह का बिहेवियर है पाकिस्तान से वाबस्ता लोगों का? सर देखें, इस आदमी की तो बात ना करें, ये उस गैंग का हिस्सा है जिन्होंने पाकिस्तान की बैक स्टैबिंग की। उस वक्त इल्ज़ामात, वो डॉन लीक्स वाले बड़े घिनौने इल्ज़ाम थे इस लिहाज से कि यूनाइटेड नेशन का एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट, और उसके बारे में कहा जा रहा है, अखबार में खबर छपाई जा रही है कि पाकिस्तान आर्मी उसको सपोर्ट कर रही है। तो पाकिस्तान आर्मी, या ये कह लीजिए कि यूनाइटेड नेशन पाबंदियां लगा सकती थी ISI पे कि ये वो अदारा है जो यूनाइटेड नेशन को डिफाई कर रहा है। तो बड़ा बहुत जुल्म किया उस वक्त। लेकिन बहरहाल मैं ये बात कहूँगा कि देखिए, डॉक्टर AQ खान के पास ही वो सारा इक्विपमेंट था, उन्हीं के पास सारा नॉलेज था, कोई और दूसरा शख्स उसमें उसको कंट्रोल नहीं करता था, कंट्रोल उन्हीं का था। हमारी सिक्योरिटी वहाँ मौजूद थी और सिक्योरिटी के इंचार्ज एक ब्रिगेडियर साहब होते थे जो कि पूरे इलाके को सिक्योर करते थे, और कोई चीज़ उनकी इजाज़त के बगैर न अंदर जा सकती थी न बाहर आ सकती थी। तो ये अरेंजमेंट वहाँ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था, बड़ा हाई सिक्योरिटी एरिया था। अब चीज़ ये है कि डॉक्टर AQ खान को हम इल्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन एक तो फैक्ट है कि ईरान में ये चीज़ें पकड़ी गई, लेकिन दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है कि मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर AQ खान जो है वो भिजवा सकते थे खुद ही, जबकि सिक्योरिटी हमारे पास थी, आर्मी के पास थी। तो ये हो नहीं सकता था कि वो अपने तौर पे फैसला करके तो किसी को कहें अच्छा जी ये चला दें। वो वहाँ पे इंचार्ज थे, मुख्तार कुल थे, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मुल्क से बाहर जाना, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो कि एक शख्स अपनी मर्जी से कहे कि अच्छा जी ये करते हैं इस तरह। लाजमन उसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व थे जो ज़्यादा सीनियर थे, जो बाइख्तियार थे, जिनके हुक्म पे गालबन ये हुआ। डॉक्टर साहब को लाजमन इस चीज़ का मलाल होगा कि भाई मैं ठीक है उस चेन में मैं आता हूँ, मेरे पास था इक्विपमेंट, मैंने दिया, लेकिन मैं मुख्तार कुल तो नहीं था कि मुल्क से बाहर मेरे कहने पे चीज़ चली जाए। तो वो लाजमन जिसने हुक्म दिया या जिसने कुछ किया उनका नाम ले सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको मना किया गया कि उससे ज़्यादा
प्रॉब्लम्स बन जाएंगी, ज्यादा गंद फैल जाएगा, तो आप मेहरबानी करके ये इल्जाम अपने ऊपर दें। अगर ये कोई कहे कि उन्होंने जाके ज़मानी किसी को कोई नॉलेज पास किया, तो वो तो हो सकता है कि आप किसी मीटिंग में किसी को कोई चीज दे दें, बता दें, लेकिन यहाँ कुछ किस्सा वो नहीं था। यहाँ इक्विपमेंट की बात थी, और इक्विपमेंट डॉक्टर साहब के अपने इख्तियार में इतना नहीं था कि वो सारे मुल्क में वो चीज उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा के तो दूसरे मुल्क में ले जाई जाती, यहाँ या लीबिया में। तो वो लाजमन उसमें डॉक्टर साहब का नाम सिर्फ इस वजह से आता है कि वो इंचार्ज थे उस चीज के, लेकिन सिस्टम में लाजमन किसी और ने अहकामात दिए, और फिर उसने अहकामात देने के बाद ये अरेंजमेंट किया कि वहां चीज जाए। और ये चीजें सारी उस वक्त भी मैं जो समझता हूँ, जो मुझे थोड़ा अंदाजा है, मैं मिलिट्री ऑपरेशंस में था उस वक्त, मैं वहाँ 5 साल रहा जी जी। वो चीजें जो हैं वो भी मुल्क के मुफादात के लिए। बात यह है कि सिर्फ इस चीज को तरीके से करना चाहिए था कि ये आपको ना होता, आपने पैसा उससे जनरेट किया लीबिया से, ईरान से, वो आपको प्रोग्राम के लिए चाहिए था, आपके पास था नहीं। तो ये चीजें हुई हैं, लेकिन उस वक्त स्केपगोट एक ही शख्स को बनाया गया। अगर डॉक्टर एक्यू खान को इंटेरोगेशन के लिए हवाले किया जाता तो वो पूरा किस्सा खोल देते। जी, अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिए। बैक अपने मौजूद मेहमान से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप फिर जनरल कादिर साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि उन्होंने अपने सर इल्ज़ाम लेकर एक और कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, पहले ही वो कुर्बानी दे रहे थे, एक और कुर्बानी उन्होंने दी। ये फैक्ट है कि मैं जैसे समझता हूँ सारे सिस्टम को, चूंकि मैंने करीब से देखा हुआ है, जी जी, उसमें एक आदमी खुद ये काम, और वो भी डॉक्टर एक्यू खान जी, मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद ये अकेले कर सकते थे, उनको लाजमन कहा गया, और जिसने कहा वो काफी बाइख्तियार लोग होंगे, लेकिन वो उनका नाम अगर आ जाता तो हमारे लिए बहुत बड़ा शायद पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। इसलिए डॉक्टर साहब को हो सकता है कि ये कहा गया हो कि आप अकेले अपने सर पे ले लें, आप ये कहें कि जी मैं इस पे शर्मिंदा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। हालांकि अगर टेक्निकली उसको एनालाइज को करता तो ये मुमकिन नहीं था कि वो अकेले ये काम कर लें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा सर, आप इस स्टेटमेंट को कैसा देखते हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक वक्त में ये कहा था कि हम घास तो खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। ये एटम बम बनाने के हवाले से उनका जो स्टेटमेंट था, इसके समरात हमने हासिल किए या इसका हम नुकसान उठा रहे हैं? जनरल अमजद शोएब साहब। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो में बड़ा करिश्मा था। उनकी तकरीरें आप सुन लें, उनमें जो अल्फाज वो यूज़ करते थे वो बड़े ज़बरदस्त होते थे, और वो एक शुरूड आदमी थे। जैसे उन्होंने एक शुबा पैदा कर दिया ये ताशकंद माहिदे के बारे में, उन्होंने अपनी वफात तक कुछ नहीं बताया कि क्या गलत हुआ वहाँ पे, लेकिन उन्होंने उनकी बात सुनती थी दुनिया। और वो जब उन्होंने कराची से लेके इस्लामाबाद तक ये रावलपिंडी तक ट्रेन मार्च की ट्रेन सफर किया उन्होंने, तो हर स्टेशन के ऊपर सैकड़ों हजारों इंसान उनको वेलकम करने के लिए होते थे, वहाँ वो तकरीरें करते थे। लिहाजा हर जगह पे वो कोई ना कोई बात ऐसी करते थे जिसके बाद आवाम में ये गुस्सा पैदा होता था। अयूब खान जैसी वेल एस्टेब्लिश गवर्नमेंट और जिसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त रही हुई थी हमारी तारीख में, वो उखड़ गई उनकी अपनी इसी भुट्टो साहब की बयानात की वजह से, वो हिल गए वहां और इन्होंने कैपिटलाइज किया। तो वो मैं समझता हूँ कि एक लीडर थे, उनका ये कहना कि हम घास खा के भी बनाएंगे, ये कौम ने घास ना खानी थी ना खाई, लेकिन उनका ये डिटर्मिनेशन जाहिर करता था कि वो डिटर्मिन्ड है कि हर हालत में अगर आप पाबंदियां लगाते हैं लगाएं, आप हमें कोई बिजनेस में कारोबार में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ट्रेड में पहुंचाएं, लेकिन ये चीज हम जरूर हासिल करके रहेंगे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कौम को उन्होंने एक डायरेक्शन दे दी, और जब एक लीडर ये कह देता है कि हम घास खाएंगे ये करेंगे, तो कौम हर मुश्किल के लिए तैयार हो जाती। ये बहुत बड़ा एक सिलसिला था कि उसके बाद अगर कौम पे मुश्किलात आई, मसाइल हुए, वो सब ने बर्दाश्त किए। और मैं इस यहाँ पे एक और शख्स का नाम लेना चाहूंगा। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में प्रोग्राम स्टक अप था, बहुत सारी चीजें हमें चाहिए थी। उस वक्त सेठ आबिद, जो कि अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने, वो एक बहुत बड़े स्मगलर थे, और उनको स्मगलिंग से मना किया गया। उनको कहा गया
कि जनरल जियाउल हक ने उनको कहा कि आप ये छोड़ दें, हम आपके केसेस छोड़ देंगे, माफ कर, लेकिन आप हमें ये इक्विपमेंट स्मगल करके दें। और उस शख्स ने ला के दिया और फिर वो एक पुरअमन जिंदगी गुजारता रहा, क्योंकि उसके बाद उसने फिर स्मगलिंग नहीं की। उसका भी बड़ा एहसान है कि जो चीजें डॉक्टर साहब चाहते थे वो मंगवा के दी इस आदमी ने। और मेरी एक ही मुलाकात उसके साथ हुई थी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे किसी और शख्स के जरिए। तो उसने फिर मुझे ये जिक्र किया कि डॉक्टर अजू खान से ब्रीफिंग ली थी, जनरल जियाउल हक ने उनको भेजा था और ये इक्विपमेंट मैंने मंगवा के दिया उनको। और फिर कुछ और भी वो आए हुए थे, इसी सिलसिले में कोई डिमांड मजीद थी। तो बात यह है कि कई ऐसे हीरोज हैं जिन्होंने, जैसे हम ये कहते हैं कि एक शख्स मुल्क से बाहर ये चीज नहीं भिजवा सकता था, इसी तरह एक अकेला शख्स ये सारा कुछ बना नहीं सकता था। जैसे भी बात एब्सोल्युटली। अच्छा, जैसे आपने सेठ आबिद साहब का तज़किरा किया, मैं आज तक इसको कॉन्स्पिरेसी समझता रहा हूँ। यानी हम तक भी ये खबरें आती थी और डिटेल में हम कहीं पढ़ भी लेते थे किसी ब्लॉग में, लेकिन आपने बड़ा अच्छा किया, इसको कंफर्म कर दिया। मैं जरा जनरल कादर साहब से इसी हवाले से, एक तो सेठ आबिद के हवाले से जो तज़किरा कर रहे हैं वो उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। दूसरा, भुट्टो साहब ने ये जुमला दिया वो कितना इस कौम की फेवर में गया कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। देखिए, जो इनिशियल धमाका किया गया था 74 में इंडिया ने किया था, हाँ, ठीक है जी जी, उस वक्त हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी और उस वक्त कौम को एक उम्मीद दिलाने की ज़रूरत थी, एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत थी। घास खाने का मकसद ये है कि कौम को तैयार किया जाना था कि सेक्रीफाइसेस करने के लिए, क्योंकि इस किस्म के प्रोग्राम में बड़े पैसे लगते हैं और उस डेवलपमेंटल एक्टिविटी से पैसे हटा के इस तरफ लगाने पड़ते हैं, तो सफ़र पूरी कौम करती है। और वो एक सियासी आदमी तौर पर उसने वो बयान दिया और बहुत अच्छा बयान दिया, उसने एक डायरेक्शन दे दी और कौमी रिजॉल्व, कौमी इंटेंशन उसने डिक्लेयर कर दी और उसके बाद उसको उन्होंने अपने एक्शंस के थ्रू इस बात को साबित कर दिया। भुट्टो साहब को काफ़ी लोगों ने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की अभी भी, लेकिन कोई भी शख्सियत, फॉर दैट मैटर इवन सेठ आबिद की जब बात आ जाती है तो आप इनके प्लसेस और माइनसेस को एक तरफ रखिए, दोनों तरफ, और फिर देख लीजिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी है। भुट्टो साहब की अगर वो जो है ना प्लसेस को देख लीजिए तो उसने 95,000 कैदी हमारे वापस लाए जी। उसने 5,000 मुरब्बा मील इलाका हिंदुस्तान से वापस किया, जबकि 67 के बाद इजराइल ने जो अरबों से ज़मीन छीनी आज तक उसका 1 इंच उन्होंने वापस नहीं किया उनका, बल्कि पूरा इजराइल और वो मिला के भी 5,000 स्क्वायर माइल नहीं बनते हैं। उसने वो कार्रवाई की, उसने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद डाली, उसने हमें ये मुत्तफ़िका आइन उसने हमें प्रोवाइड कर लिया। ये वो मामूली चीज़ें नहीं है जिसको 73 के आइन को आज तक कोई टच नहीं कर सका, ठीक है। साथ ही उसके माइनसेस जब आ जाते हैं तो लोग बेशुमार बातें वो भी बोलते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरे लोगों के भी पॉजिटिव देख लीजिए कि उनके पॉजिटिव कितने हैं। उसके बाद उसने फिर गैलोस पे भी गया, उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उसकी बेटी भी वहाँ पर उड़ गई, उसके बेटे भी गायब हो गए, उसकी बेगम भी कसमफुसी की हालत में मर गया। तो ये तमाम की तमाम कार्रवाई है। इस वजह में समझ नहीं आती है कि जिस वक्त हम लोग आ जाते हैं सिर्फ माइनसेस को लेकर लोगों को जो है ना तबाह बर्बाद कर लेते हैं। अभी सेठ आबिद हमारे माशरे में इसको एक बतौर है, एक ड्यू रिगार्ड्स, माफ़ी चाह के मैं बात कर रहा हूँ, उसको हमारे मीडिया में अभी तक जो कवरेज मिली है अच्छे शोहरत वाले आदमी के तौर पर नहीं मिली, लेकिन उसके एहसानात हैं, लेकिन उसके मुल्क के ऊपर एहसानात हैं, बहुत एहसानात हैं। इस प्रोग्राम के अंदर उसके बड़े एहसान हैं, जिस तरीके से जनरल साहब ने बात की। तो ये चीज़ें हैं वो देखने के लिए। मैंने कहा कि तारीख जाके जिस वक्त लिखी जाएगी, अभी वही भुट्टो जो इनिशियली कितना कुछ कंडम नहीं किया गया, उसके इवन जब उसको फांसी दी गई तो कोई बंदा ही बाहर नहीं निकला, सबने प्रॉबेबली उस टाइम पे उस बात को अप्रूव कर दिया, लेकिन उसकी पार्टी उसकी वजह से आज तक वो सर्वाइव कर रही है। जनरल साहब, ऐसा क्यों है कि हमारे मुल्क के अंदर हीरोज को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है? यानी जनरल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो थे उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन KRL के हवाले से बहुत सारे लोग खड़े हो गए कि नहीं, ये तो उनका क्लेम था कि ये तो हमने किया था, हमने बनाया। क्यों, कंट्रोवर्शियल क्यों किया जाता है? जो बात मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए पॉलिटिक्स बहुत अजीब किस्म की गेम है, और ख़ासकर हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिस वक्त गवर्नमेंट में आती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की ये कोशिश होती है कि उसको इतना डिस्क्रेडिट कर दो कि आवाम के सामने बिल्कुल नंगा हो जाए और नेक्स्ट टाइम उसको वोट्स न मिले। और तमाम हदूद क्रॉस किए जाते हैं जब वो डिस्क्रेडिट करने की बारी आ जाती है।
तो ये वो कार्रवाई है। एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में थी, दूसरा उसको निकाल के बाहर फेंकना चाहता था, और फिर हमारे मुल्क में कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं हुई इस बुनियाद के ऊपर कि गलत एक्विजिशन इल्जामात लगते रहे, ये हुआ वो हुआ। और बिल्कुल यहाँ तक आई एम सॉरी टू से पता नहीं कहना चाहिए कि ना आप कह दें सर, लिटरली हमारे पॉलिटिक्स में बेशर्मी आ गई है। लोग दंगे हो जाते हैं, उनके वीडियोस आ जाते हैं, उनकी कहानी आ जाती है, ये हो जाता है, अगले दिन वो लड़ाई से बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, ये इस पेपर में बाकायदा प्रोग्राम कर चुका हूँ कि मतलब इतनी तो थोड़ी सी होनी चाहिए कि आप कुछ तो कम से कम ख्याल शर्मिंदगी का तो एहसास करना चाहिए, कोई कम से कम प्राइवेसी ये वो वगैरह चल रहा है, बिल्कुल नाम है, इसको परवाह नहीं किया जाता है, इसको गलत बात नहीं समझी जाती है। ये है अनफॉर्चुनेटली दैट्स हाउ वी आर। और उसकी वजह यह है, मेरे समझ के मुताबिक जी, हमने अपनी कौम की तरबियत नहीं की, हमने अपने मुल्क को, अपने कौम को, हमने एक कौम नहीं बनाया, अपने हीरोज को हीरो नहीं समझा। हम बहुत बड़े पंजाबी, बलोच, सिंधी और कश्मीरी और पठान बने, लेकिन पाकिस्तानी बनने की तरफ हमने कोई कोशिश नहीं की। हमने वो वैल्यूज अपने जो है ना डेवलप करने की कोशिश नहीं की। हम इसी बात में अभी तक लगे हुए हैं, कभी मजहब को ले आते हैं अपने आप को इकट्ठा करने के लिए, कभी फलान चीज़ को, कभी फलान चीज़ को। इस डायरेक्शन में वो जो पाकिस्तानी होने का जो प्राइड है मुल्क के अंदर आपको नहीं मिलेगा। यस, बाहर जाएं तो शायद मिल जाए, वहाँ पर आप देख लेते हैं कि यार नहीं, वहाँ पर आएगा कोई आदमी, आप उर्दू बोलते हुए आएगा, आके आपसे एब्सोल्युटली राइट। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, पाकिस्तान के मारूफ दिफाई तज्जियाकार भी, और आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी मौजूद थे सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब कमिटेड थे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू करने के लिए और अपने तासुरात शेयर करने के लिए, लेकिन जहाँ पर वो मौजूद थे शायद वहाँ पर सिग्नल्स का इशू था, इस वजह से वो कमेंट ना कर सके, लेकिन उनके जो तासुरात हैं वो आप और हम सब तक पहुँचते ही रहते हैं। ख्वातीन हज़रात, आज की इस डिबेट से एक बात तो खुलकर सामने आई है कि हमारे लेजेंड्स हैं, वो अपनी ज़िंदगी में भी हमारे लेजेंड्स होने चाहिए, और अगर वो रहलत फरमा जाएँ या गुजर जाएँ तो भी हमारे लेजेंड्स रहने चाहिए, और उनके नक्शे पा पर चलते हुए ही अपनी नौजवान नस्ल को अपनी राहें मुतय्यन करनी चाहिए। आज की इस एक्सक्लूसिव नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।